हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण। समाजीकरण का हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था भी। सामाजिक मूल्यों, रिवाजों, रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं को सीखना समाजीकरण कहलाता है। और उन सीखे हुए मूल्यों के अनुसार लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम सोशल कंट्रोल जो टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करेंगे, तो आप साथ में बने रहिएगा। तो इस लेक्चर में हम किन किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्या क्या चीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं ऑफ सोशल कंट्रोल की, सामाजिक नियंत्रण की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस, नीड्स और फंक्शंस ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल और एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। और टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण के कौन कौन से प्रकार या स्वरूप है उनके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ क्या है? देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है। सामाजिक, समाज का, नियंत्रण, कंट्रोल करना। भी समाज के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है उसको हम सामाजिक नियंत्रण कहेंगे। समाज के द्वारा किन पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा? तो सीधी सी बात है कि ऐसे लोगों के व्यवहार जो समाज विरोधी हो। समाज विरोधी व्यवहारों पर जब समाज के ही सदस्यों के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाएगा तो उसको सामाजिक नियंत्रण हम कहेंगे। तो हम विस्तार से जानते हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है, आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में आता है, आपसी अंतःक्रिया होती है, बातचीत होती है। तो जब वो आपस में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है तो दो तरह की बातें होगी, या तो संगठनात्मक गतिविधियां या प्रक्रिया होगी या विघटनात्मक। संगठनात्मक गतिविधियां वो होती है जो समाज को संगठित रखती है, समाज में एकता, सहयोग बनाए रखती है। या ऐसे कार्य, ऐसी गतिविधियां जो समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखते हैं उसको संगठनात्मक गतिविधियां कहा जाता है। जैसे सहयोग, सामंजस्य, प्रेम, सहानुभूति, तालमेल। तो ये जो तत्व है ये संगठनात्मक तत्व है। या तो व्यक्ति जब आपस में मिलेंगे, सहयोग करेंगे, या आपस में विचारों का आपस में एडजस्टमेंट करेंगे, प्रेम के गुण प्रदर्शित होंगे, सहानुभूति होगी। तो ये सब जो तत्व है ये समाज में संगठन पैदा करते हैं जिससे समाज के अंदर व्यवस्था बनेगी। दूसरी तरफ मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां हिंसक भी है, वो स्वार्थी भी रहा है, उसमें अपने हितों को साधने की सदैव लालसा रही है, महत्वाकांक्षा भी रही है। इसके कारण क्या होता है, समाज के अंदर अपराध भी होता है, जैसे चोरी, डकैती, लूटमार, इस तरह की घटनाएं घटित होती है। सामाजिक तनाव भी रहता है, आपस में हितों की, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संघर्ष भी चलता रहता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये विघटनात्मक घटनाएं कहलाएगी। और ये समाज में अव्यवस्था फैलाएगी, समाज को तोड़ने का काम करेगी। अब सामाजिक नियंत्रण है वो क्या करता है, इन विघटनात्मक तत्वों को कंट्रोल करता है, इन पर नियंत्रण स्थापित करता है और इनको परिवर्तित करके संगठनात्मक तत्वों में बदलने की कोशिश की जाती है। तो सामाजिक नियंत्रण का मतलब व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करना, समाज विरोधी व्यवहार को नियंत्रित करना, समाज में विघटन पैदा करने वाले व्यवहार को नियंत्रित करना सामाजिक नियंत्रण कहलाएगा। अब ये विघटनात्मक गतिविधियां करने वाले कौन है? ये भी समाज के ही लोग हैं। इन पर नियंत्रण स्थापित करने वाले कौन है? ये भी समाज के ही लोग हैं। और ये नियंत्रण स्थापित होगा, ये किसके भले के लिए होगा? ये समाज और लोगों के भले के लिए होगा। इसीलिए कहा भी गया है कि सामाजिक नियंत्रण समाज के लिए और समाज के द्वारा स्थापित किया गया नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका विस्तृत रूप में जानते हैं इसके अर्थ को। सामाजिक नियंत्रण क्या है? व्हाट इज सोशल कंट्रोल? सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि समाजशास्त्र का उद्देश्य, इसकी स्थापना करने का उद्देश्य अगस्त कामटे का क्या था कि समाज को व्यवस्थित रखना, एकता के सूत्र में बांधे रखना, अराजकता की स्थिति को मिटाना। तो वो कार्य, उस उद्देश्य की पूर्ति कौन करता है? सामाजिक नियंत्रण करता है। यही समाजशास्त्रीय अवधारणा समाज के लिए विघटनात्मक तत्वों को नियंत्रित करके सामाजिक संगठन, व्यवस्था और एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था।
सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत व्यक्तियों के व्यवहारों को सामाजिक मूल्यों और नियमों के अनुसार ढालने का प्रयास किया जाता है। अब सामाजिक नियंत्रण में किस पर नियंत्रण किया जाएगा? अब सीधी सी बात है, समाज के ऊपर, समाज का मतलब व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण किया जाएगा, और व्यक्ति के व्यवहार को किसके अनुसार करने की कोशिश की जाएगी? यदि सामाजिक मूल्य और नियम है उनके अनुसार व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसके व्यवहार को सामाजिक मूल्यों और नियमों के अनुसार ढालने का प्रयास किया जाएगा। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा एक समाज अपने सदस्यों उनकी निर्धारित भूमिकाओं को निभाने, नियमों का पालन करने, व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये हुआ, सामाजिक नियंत्रण है वो सामाजिक मूल्यों और नियमों का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से ये उम्मीद करता है कि वे अपनी संस्कृति के अनुसार व्यवहार करें, अपनी प्रथाओं, रीति रिवाजों, रस्मों, मूल्यों, आदर्शों, कानूनों आदि के अनुसार व्यवहार करें। वह समाज को स्थायित्व व व्यवस्थित रूप प्रदान करे। इसीलिए वह अपने सदस्यों पर कुछ नियंत्रण लगाता है जिसे सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। सामाजिक नियंत्रण से ही समाज में संतुलन पैदा होता है, व्यवस्था व एक रूपता स्थापित की जाती है। इसके अभाव में सामाजिक मूल्य, सामाजिक आदर्श, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक एकता सब कुछ टूट जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल कंट्रोल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल का हिंदी रूपांतरण है। समाज में दो तरह की गतिविधियाँ, जैसे हमने पहली स्लाइड में बताई थी, होती है, जैसे सहयोग, एकीकरण, प्रेम, सहानुभूति आदि, व दूसरी विघटनात्मक गतिविधियाँ जैसे संघर्ष, प्रतियोगिता, तनाव आदि। जहाँ एक और संगठनात्मक गतिविधियाँ सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का आधार है, तो वहीं विघटनात्मक गतिविधियाँ सामाजिक अव्यवस्था व तनाव का आधार है। जिन साधनों के द्वारा विघटनात्मक तत्वों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, नियंत्रण स्थापित करके संगठनात्मक तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है, यही प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण कहलाती है। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, या सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में। उसके पश्चात अगस्त काम्टे ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलोसफी में किया। इसके पश्चात इसका प्रयोग समाजशास्त्र में व्यवस्थित रूप से सबसे पहले जो किया गया वो अमेरिकन समाजशास्त्री E.A. रोस के द्वारा अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में 1901 में किया गया। अब समाजशास्त्र में सामाजिक नियंत्रण के जनक कौन है? तो E.A. रोस। E.A. रोस कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग कब किया? 1901 में। किस पुस्तक में? सोशल कंट्रोल में। सोशल कंट्रोल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? E.A. रोस के द्वारा। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। 1902 में इसके पश्चात चार्ल्स कूले ने एक पुस्तक लिखी, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इन्होंने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया। आत्मदर्पण के सिद्धांत के माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया और सामाजिक नियंत्रण का इन्होंने इस पुस्तक में प्रयोग किया। तो चार्ल्स कूले, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक किसकी है? आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 1906 में समनर ने अपनी पुस्तक लिखी, फोकवेज। इस पुस्तक में उन्होंने लोक रीतियों और लोकाचारों से मानव व्यवहार पर नियंत्रण के महत्व को समझाया। इस प्रकार समाज द्वारा समाज के लिए नियंत्रण ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार है। रोस क्या कहते हैं? सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। इसका मतलब एक समुदाय है, एक समूह है, एक समाज है, वो लोगों को अपने अनुरूप का मतलब अपनी व्यवस्था, अपने मूल्यों के अनुरूप जब बनाता है तो वो किन किन शक्तियों का, औपचारिक और अनौपचारिक शक्तियों का प्रयोग करता है, वो सब मिलकर सामाजिक नियंत्रण कहलाते हैं। P.H. लैंडिस, सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है और बनाए रखी जाती है। इसका मतलब सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से ही तो सामाजिक व्यवस्था बनाई जाती है। भी कौन कौन से सामाजिक मूल्य होंगे, कौन सी प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाजें, व्यवहार व्यक्ति को करने होंगे, और फिर उसको बनाए भी रखा जाता है। जो व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो समाज के द्वारा उसको दंडित भी किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण की महत्ता के कारण ही P.H. लैंडिस ने एक बात और कही थी कि मनुष्य मानव सामाजिक नियंत्रण के कारण ही है। यदि सामाजिक नियंत्रण न हो तो वो एक पशु के समान व्यवहार करने लग जाता है। मान लीजिए सभी व्यक्तियों को हम खुला छोड़ दें, भी जो मर्जी वो करो, किसी तरह का सामाजिक और कानूनी नियंत्रण नहीं है हो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल बन जाएगा, क्या व्यवस्था बन जाएगी।
तो वहीं पार्सन्स क्या कहते हैं, सामाजिक नियंत्रण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार व किए गए व्यवहार के बीच अंतर को कम से कम किया जाता है। अपेक्षित व्यवहार कौन सा, जो व्यवहार समाज हमसे आशा करता है भी हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, और किया गया व्यवहार कौन सा, जो हम रियल में कर रहे हैं। यदि यह किया गया व्यवहार अपेक्षित व्यवहार के अनुरूप नहीं है तो सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ेगी, और सामाजिक नियंत्रण क्या करेगा, अपेक्षित व्यवहार और किए गए व्यवहार के बीच में अंतर को कम से कम करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब वह हमारे व्यवहार को सामाजिक मूल्यों, समुदाय के अनुकूल बनाने का प्रयास करेगा। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि समाज में व्यवस्था एवं एकता बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं क्या हैं, तो इस विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। पहली है रिलेटेड टू सोसाइटी। जो सामाजिक नियंत्रण है वो समाज से संबंधित है, क्योंकि इसमें सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, नियमों का पालन किया जाता है, और उल्लंघन करने वाले भी समाज के सदस्य ही होते हैं, और फिर यदि उल्लंघन करता है उनको समाज के सदस्यों के द्वारा ही दंडित किया जाता है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो सामाजिक नियंत्रण समाज से संबंधित है। सार्वभौमिक व सार्वकालिक। सामाजिक नियंत्रण है यह कोई नवीन अवधारणा नहीं है, बल्कि जब से मानव अस्तित्व में आया तभी से यह चली आ रही। इसका मतलब यह सार्वकालिक है, प्राचीन काल में भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। सार्वभौमिक किसी भी तरह का समाज हो, चाहे वो जनजातीय समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, चाहे वो विकसित समाज हो, नगरीय, औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक, कोई भी समाज हो, प्रत्येक समाज के अंदर यह मौजूद रही है। हालांकि इसके स्वरूप में परिवर्तन होता आया है। जैसे पहले सामाजिक नियंत्रण परिवार के मुखिया के द्वारा या फिर एक सदस्य तानाशाह के द्वारा नियंत्रण रखा जाता था, परंतु ज्यों ज्यों मूल्यों में परिवर्तन हुआ ये जो नियंत्रण है यह लोकतांत्रिक होता गया। तो सामाजिक नियंत्रण सार्वभौमिक और सार्वकालिक होता है। सामाजिक व्यवस्था पर आधारित। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। इसका उद्देश्य सामाजिक विघटनात्मक तत्वों को नियंत्रित करके समाज में एकता और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करना है। पुरस्कार व दंड की व्यवस्था। सामाजिक नियंत्रण में पुरस्कार व दंड दोनों की व्यवस्था है, यह दोनों की व्यवस्था पर ही आधारित है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो समाज के द्वारा उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है, पुरस्कृत किया जाता है। तो वहीं पर समाज विरोधी कार्य करता है तो समाज के द्वारा उसको बहिष्कार करके, निंदा करके उसको दंडित भी किया जाता है। सामाजिक एकता व समरूपता। सामाजिक नियंत्रण सामाजिक एकता व समरूपता पर आधारित है, क्योंकि समाज के मूल्य और आदर्श सम्मान होते हैं, और सभी व्यक्ति जब उन मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हैं तो उनके व्यवहार में समरूपता आती है और सामाजिक एकता स्थापित भी होती है। सामाजिक नियंत्रण संगठनात्मक प्रवृत्ति का है। यह विघटनात्मक तत्वों को नियंत्रित करके समाज में संगठन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक नियंत्रण है यह 3 स्तर पर कार्य करता है। समूह का समूह के ऊपर नियंत्रण, समूह का व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण, और व्यक्तियों का व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रण। व्यवहारिक। सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति व्यवहारिक है, यह सैद्धांतिक नहीं है। जो प्रैक्टिकल लाइफ या दैनिक जीवन में जो हम व्यवहार कर रहे हैं यह उनसे संबंधित है। सामाजिक नियमों पर आधारित। समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं। सामाजिक नियंत्रण उन्हीं मूल्यों, उन्हीं नियमों, उन्हीं आदर्शों पर आधारित होता है, क्योंकि जो व्यक्ति उन नियमों का उल्लंघन करता है, उन आदर्शों और मूल्यों का उल्लंघन करता है, उसके व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सहयोग की प्राप्ति पर आधारित। सामाजिक नियंत्रण सहयोग पर आधारित है, क्योंकि यह नियंत्रण करने का कार्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता, परंतु संपूर्ण समाज के द्वारा, समुदाय के द्वारा, साथ मिलकर आपसी सहयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण में बल व शक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। औपचारिक नियंत्रण में औपचारिक शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, और अनौपचारिक नियंत्रण में अनौपचारिक शक्तियों जैसे रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं आदि का प्रयोग किया जाएगा। सामाजिक नियंत्रण औपचारिक व अनौपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक नियंत्रण वो होता है जो कानूनी रूप से स्थापित किया जाएगा, जो लिखित नियमों के अनुसार होगा, जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा, और जिसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी होगी। तो वहीं पर सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक प्रकार का भी होता है, जिसके अंदर जो नियंत्रण है वो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, परिवार, पड़ोस, धर्म, जाति, रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि के माध्यम से किया जाता है, जिनका जो लिखित में नहीं होते हैं, अलिखित में होते हैं, और जिनका
विकास होता है, न कि उनकी स्थापना की जाती है। तो ये सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं थी। आगे हम बढ़ते हैं, नीड्स और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रोल। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य क्या है, सामाजिक नियंत्रण के आवश्यकता क्या है, नीड्स, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंसेस, फंक्शन, कार्य। तो इनमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आंसर आपको यही देना होगा। प्राचीन व्यवस्था को बनाए रखने में, प्राचीन व्यवस्था को बनाए रखना, इसका जो पहला उद्देश्य है, पहली आवश्यकता है, वो प्राचीन व्यवस्था को बनाए रखना। क्योंकि जब से मानव का अस्तित्व हुआ तब से लेकर सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए बड़े बुजुर्गों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। तो उन्हीं नियमों को बनाए रखने का कार्य, उसी संस्कृति को बनाए रखने का कार्य, उन्हीं सामाजिक मूल्यों और आदर्शों को बनाए रखने का कार्य सामाजिक नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। और इसमें विशेषकर परिवार के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, क्योंकि परिवार समाजीकरण के माध्यम से उस प्राचीन व्यवस्था को बच्चों में या बालकों में भरता है या उनको सिखाता है। सामाजिक एकता व समरूपता। सामाजिक नियंत्रण समाज के अंदर एक रूपता एवं समरूपता स्थापित करता है, एकता स्थापित करता है, क्योंकि इसमें सभी लोग एक ही सामाजिक मूल्यों, एक ही आदर्शों, एक ही प्रथाओं, एक ही परंपराओं का पालन करते हैं। तो उनका व्यवहार एक जैसा होगा। जब व्यवहार में, तो उससे व्यवहार में समरूपता आएगी, और सभी जब एक होकर एक ही नियमों का पालन करेंगे तो उसमें सामाजिक एकता स्थापित भी होगी, समाज में टूटन या अलगाव पैदा नहीं होगा। व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण है, ये व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति समाज विरोधी कार्य न करे, सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, प्रथाओं के विरुद्ध कार्य न करे, जिससे समाज में विघटन पैदा हो, समाज टूटता हो। तो व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण करने का कार्य सामाजिक नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। विघटनात्मक गतिविधियों पर रोक। सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रित करके संघर्ष, लड़ाई झगड़े, चोरी, डकैती, मनमुटाव जैसे विघटनात्मक गतिविधियों पर रोक लगाकर संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। परंपराएं हैं, परंपराओं का तात्पर्य जो प्राचीन काल से चली आ रही है, उनकी रक्षा करने का काम भी सामाजिक नियंत्रण का है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी समुदाय यदि उन परंपराओं को तोड़ने का कोशिश करता है, उनके विरुद्ध कार्य करता है, तो समाज के द्वारा उनको दंडित किया जाता है। तो समाज के दंड के डर से व्यक्ति उन परंपराओं का उल्लंघन नहीं करता है, उनको नहीं तोड़ता है। परिणाम स्वरूप परंपराएं हैं वो आज भी अस्तित्व में बनी हुई है, उनकी रक्षा होती है। सामाजिक संबंधों में एकरूपता आती है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार है वो सामाजिक मूल्यों के अनुसार हो जाता है, और सामाजिक मूल्य एक ही जैसे होते हैं। एक ही सामाजिक मूल्यों और आदर्शों और नियमों का व्यक्ति पालन करता है, तो उनके जो आपसी संबंध हैं उनमें भी एकरूपता पनपती है। सामाजिक व्यवस्था व संगठन में उपयोगी। समाज, जहाँ समाजीकरण है उसके माध्यम से सामाजिक मूल्यों और आदर्शों को व्यक्ति को सिखाया जाता है, तो वहीं जो सामाजिक नियंत्रण है वह उन मूल्यों, उन आदर्शों, उन परंपराओं को व्यक्ति को सिखाकर उनका पालन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे समाज के अंदर एकता बनती है, समाज में संगठन बनता है और समाज में व्यवस्था बनी रहती है। सामाजिक नियंत्रण संस्कृति की भी रक्षा करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति के विरुद्ध कार्य नहीं करता, और कोई भी व्यक्ति यदि अपनी संस्कृति के विरुद्ध कार्य करता है, अपनी जाति के विरुद्ध कार्य करता है, अपने धार्मिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य करता है, अपने पहनावे को छोड़ता है या अन्य किसी तरह का भड़काऊ पहनावा पहनता है, तो उस समाज के द्वारा, उस समुदाय के द्वारा उस व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, उसका बहिष्कार किया जाता है, उसको दंडित किया जाता है। तो इस डर से व्यक्ति वो संस्कृति का पालन करता है। समाज का विकास। सामाजिक नियंत्रण से समाज में व्यवस्था बनती है, एकता बनती है, समरूपता पैदा होती है, और इससे आपसी संबंधों में और व्यवहारों में एकता आती है, जिससे अराजक और विघटनात्मक तत्व है वो खत्म होते हैं। परिणाम स्वरूप समाज है वो निरंतर आगे प्रगति पथ पर बढ़ता जाता है। सामाजिक नियंत्रण व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति सामाजिक रूप से संतुष्ट महसूस करता है। उन्हें पता है कौन से नियमों का पालन करता है। शक्तिशाली, कमज़ोर, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, सभी के लिए समान नियम होते हैं। उनकी परिस्थिति या भूमिका पहले से निर्धारित होती है। तो व्यक्ति है वो एक निश्चिंत होकर, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से संतुष्ट होकर कार्य करता है, तो उसके व्यक्तित्व का विकास भी होता है।
सामाजिक नियंत्रण समाज में व्यवस्था और एकता स्थापित करते हैं। परिणाम स्वरूप समाज में आपसी सहयोग, सामंजस्य स्थापित होता है, जिससे समाज के अंदर शांति भी बनी रहती है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा है, संघर्ष है, उनको तो ये नियंत्रण करता है, ऐसे व्यवहार करने वाले लोगों को ये कंट्रोल करता है, तो समाज के अंदर शांति अपने आप होगी। अपराधों व विचलन में कमी। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? समाज में व्यवस्था बनाए रखना, समाज को एकमत रखना। तो इससे क्या होगा? विभिन्न तरह के अपराध, चोरी करना, असत्य बोलना, डकैती करना, किसी की हत्या करना, जीव हत्या करना, इस तरह के अपराधों पर यह नियंत्रण स्थापित करता है, क्योंकि ये सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। और कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो विभिन्न सामाजिक अभिकरणों, औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के द्वारा उस पर नियंत्रण स्थापित भी किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण समूह में एकता पैदा करता है, सामूहिक एकता का आधार है। यह लोगों के व्यवहार को एक ही दिशा में करता है, संगठित प्रयास, समाज को संगठित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। सहयोग की प्राप्ति। सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण कार्य या उद्देश्य सहयोग की प्राप्ति करना भी है। इसे संपूर्ण सामाजिक मूल्यों के खिलाफ संपूर्ण सहयोग प्राप्त करना है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण का कार्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि एक समूह के द्वारा, एक समाज के द्वारा, सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा, आपसी सहयोग के द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो ये थे सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता, उद्देश्य, महत्व या कार्य। मीन्स और एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण कौन से हैं, सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन से हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। इसी स्लाइड में हम साथ में ये भी जानेंगे औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार लेते हैं। पहला है औपचारिक साधन। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखो शॉर्ट क्वेश्चन में, नियंत्रण के औपचारिक साधन से क्या अभिप्राय है, नियंत्रण के अनौपचारिक साधन से क्या अभिप्राय है। तो हम पहले इनका मीनिंग बता देते हैं। औपचारिक साधन वो साधन होते हैं जो लिखित में होते हैं और जो कानूनी नियमों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं के आधार पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, उन्हें औपचारिक नियंत्रण कहा जाता है। जैसे, या ये भी कह सकते हो, जो नियंत्रण औपचारिक साधनों जैसे कानून, राज्य सरकार, नियम आदि के माध्यम से स्थापित किया जाता है, उसे औपचारिक नियंत्रण कहा जाता है। औपचारिक नियंत्रण में सब कुछ लिखित होता है, नियमों की व्यवस्था होती है, और इस साधनों का निर्माण, इस नियमों का निर्माण जानबूझकर किया जाता है। अनौपचारिक नियंत्रण में लिखेंगे जहाँ पर नियंत्रण है वो अनौपचारिक साधनों के माध्यम से किया जाता है, और जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था नहीं होती, बल्कि अनौपचारिक साधनों में यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको दंड में क्या दिया जा सकता है, उसको बहिष्कार किया जा सकता है, उसकी निंदा की जा सकती है। परंतु औपचारिक नियंत्रण के साधन में कठोर दंड की व्यवस्था होती है, इसमें व्यक्ति की उसको मृत्यु दंड तक भी दिया जा सकता है। तो ये थे औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन। दोनों में अंतर हम करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इनका निर्माण जानबूझकर किया जाता है, इनका आपसी अंतःक्रियाओं से स्वतः ही विकास होता है, इनकी सीमा निश्चित है, कौन से कानून के उल्लंघन करने पर क्या सज़ा मिलेगी। परंतु अनौपचारिक नियंत्रण, इनकी तो सीमा निश्चित नहीं है, कहीं पर कुछ सज़ा मिलती है, कहीं पर कठोर, तो कहीं पर कम सज़ा मिलती है। तो इनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो औपचारिक साधन कौन से? पहला है कानून। औपचारिक नियंत्रण का कानून ये सबसे प्रभावी साधन है। जब जनसंख्या बढ़ी, अधिक जनसंख्या होने के कारण, लोगों के औपचारिक संबंध होने के कारण क्या हुआ, अनौपचारिक साधनों से व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण करना संभव नहीं हो पाया, समाज है वो बहुत जटिल हो गया। तो इससे कानून या नियमों की व्यवस्था की गई। कानून या नियम जो होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इन कानूनों का निर्माण राज्य के द्वारा जानबूझकर, सरकारों के द्वारा जानबूझकर इनका निर्माण किया जाता है, और कोई भी व्यक्ति यदि उनका उल्लंघन करता है तो उनका पालन करना बाध्यकारी होता है, और पालन नहीं किया जाता है, उनका उल्लंघन किया जाता है तो उसको दंड दिया जाता है या सज़ा दी जाती है कानून के द्वारा। तो उस डर के कारण व्यक्ति का व्यवहार है वो नियंत्रित रहता है, वो उन नियमों, उन कानूनों के विरुद्ध व्यवहार नहीं करता है। अदालत या कोर्ट है वो सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि अदालत, जब पुलिस है वो किसी अपराधी को पकड़कर कोर्ट के अंदर लेकर जाएगी, उसके विरुद्ध सबूत पेश करेगी, छानबीन करेगी, तो अदालत के द्वारा व्यक्ति को सज़ा दी जाती है अपराध के अनुसार।
उसे आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है, उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, उसको सहश्रम कारावास भी दिया जा सकता है, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, उसको चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है। तो उसके अपराध के अनुसार कानून के द्वारा उसको सज़ा दी जाती है और उस सज़ा के डर के कारण व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित रखता है। तो ये अदालत है, ये भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक बहुत सशक्त औपचारिक साधन है। राज्य राज्य है भारतीय संविधान के अनुसार, नियमों के अनुसार राज्य सरकारें या राज्य या देश है व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है, समाज पर नियंत्रण स्थापित करता है। राज्य विभिन्न एजेंसियों जैसे पुलिस, सीआईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेना आदि के माध्यम से, औपचारिक साधनों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार पर या समाज के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। पुलिस व सेना, पुलिस किसी भी अपराधी को किसी भी समय पकड़ सकती है, उसको अदालत में पेश कर सकती है, उसके रिमांड पर ले सकती है, उनसे कोई तथ्य उगलवा सकती है, और सेना है वो भी उपद्रवियों पर सख्ती से निपट सकती है। तो पुलिस और सेना ये भी व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करने के औपचारिक सशक्त मजबूत औपचारिक साधन है। जेल या कारागृह या बंदी गृह, अदालत ने व्यक्ति को जो दंड सुनाई, जो सज़ा सुनाया, उस सज़ा को व्यक्ति को जेल या कारावास के अंदर काटना पड़ता है, जहाँ पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। उसे खाने पीने पहनने का शौक, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं की जाती, और वह अपने परिवार, मित्र मंडली, दोस्तों, खेल समूह आदि से दूर हो जाता है। तो इन सब के डर के कारण भी मानसिक और शारीरिक कष्ट वहाँ पर झेलने पड़ते हैं। इन डर के कारण व्यक्ति है वो नियंत्रित व्यवहार करता है। स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय या विभिन्न संस्थाएं, वर्किंग संस्थाएं सामाजिक या व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के सशक्त या औपचारिक साधन हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्ति है वो कॉलेज, स्कूल के नियमों का उल्लंघन करता है, 6 या 7 दिन लगातार अपसेंट रहता है, तो उसका नेम स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। यदि उसने गंभीर अपराध किए हैं स्कूल या कॉलेज के अंदर, तो उसको निष्कासित कर दिया जा सकता है, उसको कॉलेज या संस्थाओं से निकाला जा सकता है। तो स्कूल या कॉलेज ये भी व्यक्ति को अनुशासन में रहना सिखाते हैं, उसके व्यवहार को अनुशासित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुरस्कार व दंड, विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार पर समय समय पर उसके व्यवहार के अनुसार उसको पुरस्कृत और दंडित करके भी व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यदि वो अच्छा व्यवहार करता है तो अच्छे व्यवहार के लिए उसे पुरस्कारित, बेस्ट एथलीट का पुरस्कार दिया जाएगा, बेस्ट स्टूडेंट का पुरस्कार दिया जाएगा, और इसके विरुद्ध यदि वो गलत व्यवहार करता है तो उसको नियमानुसार सज़ा भी दी जाती है, दंड भी दिया जाता है। तो पुरस्कार व दंड है, ये भी औपचारिक साधन के विकरण है। संविधान के तहत सभी व्यक्तियों को समान समझा गया है। जैसे संविधान की धारा 14 के अनुसार कानून के समान सभी व्यक्ति समान है। अब कोई व्यक्ति यदि संविधान के नियमों के विरुद्ध व्यवहार करता है तो कानून के तहत अदालत के द्वारा उसको संविधान के नियमों के अनुसार उसको सज़ा दी जाती है। तो कोई भी व्यक्ति संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य नहीं करता है, अपने व्यवहार को नियमित रखता है, नियंत्रित रखता है। संसद व्यक्ति के व्यवहार के नियंत्रण करने का एक औपचारिक साधन है, क्योंकि संसद है वहाँ पर कानूनों का निर्माण होता है, कानूनों में संशोधन होता है। तो कोई भी किसी भी तरह के एकदम से नियम बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो संसद के द्वारा उस तरह के नियमों का निर्माण किया जाता है। तो संसद नियमों का निर्माण करके पुराने नियमों को संशोधित या हटाकर भी सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। ये तो थे औपचारिक साधन। इसके पश्चात सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कंट्रोल। और अनौपचारिक साधन वो साधन होते हैं जिनका निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि वो आपसी अंतःक्रियाओं के माध्यम से अपने आप ही निर्मित हो जाते हैं। ऐसे साधन जो हैं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण करने के सामाजिक साधन है, समाज के द्वारा ही उन्हें दंड दिया जाता है और सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के प्रभावी साधन है। परंतु आधुनिकता के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, समाजों के निरंतर जटिल होते स्वरूप के कारण जो अनौपचारिक साधन है वो अपना प्रभाव खो रहे हैं और औपचारिक नियंत्रण के साधन इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो अनौपचारिक साधन कौन कौन से हैं, पहले पढ़ते हैं परिवार एवं रिश्तेदार। परिवार समाजीकरण का और व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का सबसे प्रभावी साधन है।
क्योंकि व्यक्ति सबसे ज़्यादा समय परिवार के सदस्यों के बीच में रहता है, तो वो प्रत्यक्ष नियंत्रण रखते हैं, उसके सामने रहता है, उसके व्यवहार पर बड़ी बारीकी से ध्यान रखा जाता है। और रिश्तेदार भी व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रित करते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके परिवार के सदस्य है, उसके रिश्तेदार हैं, उससे नफरत करे। इसलिए वो प्रत्येक कार्य ऐसा करता है जिससे ये दोनों परिवार और रिश्तेदार उसकी प्रशंसा करें, उसका सदैव साथ रहें। पड़ोस पड़ोस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्यक्ति पर अनौपचारिक नियंत्रण स्थापित करने का, क्योंकि कभी भी व्यक्ति पड़ोसियों की नज़र से छिप नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य कर दे जिससे उसकी छवि खराब होती हो, तो पड़ोसियों में वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है, और जो पड़ोसी उनसे अधिक लगाव नहीं रखते हैं, तो इस डर के कारण व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करता है। दोस्त और क्रीड़ा समूह। खेल समूह में व्यक्ति अनुशासन की भावना सीखता है। दोस्तों के साथ मिलकर वह अच्छी आदतें सीखता है, हालांकि दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता जिससे उसके दोस्त ये समझे कि व्यक्ति है ये अनैतिक है, गिरा हुआ है, पतित है। तो दोस्त और क्रीड़ा समूह को खुश करने के लिए, उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए व्यक्ति सदैव अच्छा कार्य करता है। सामाजिक दंड व पुरस्कार भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के सशक्त अनौपचारिक साधन है। समाज के द्वारा जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसकी सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा की जाती है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो वहीं सामाजिक मूल्यों को तोड़ने वाले को समाज के द्वारा दंडित किया जाएगा। तो इसलिए समाज से दंड प्राप्त करने के लिए, दंड से बचने के लिए वो सामाजिक मूल्यों का पालन करता है, अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। दूसरा, पुरस्कार भी उसे सामाजिक मूल्यों को अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। विवाह सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है, क्योंकि विवाह के पश्चात व्यक्ति की रिश्तेदारी नातेदारी बढ़ जाती है। तो अब व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध हो, क्योंकि वो ये सोचता है यदि ऐसा हुआ तो जो नई रिश्तेदारी है, विशेषकर ससुराल पक्ष वाले हैं, वो उसके बारे में क्या सोचेंगे, वो उनके साथ नज़र से नज़र नहीं मिला पाएगा। इसीलिए वो अपने व्यवहार को नियंत्रित रखता है, अच्छा रखता है। धार्मिक मूल्य व्यक्ति पर के व्यवहार पर नियंत्रण करने के बहुत सशक्त साधन हैं, क्योंकि धर्म बताता है क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और उसी के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। और धर्म यह भी बताता है यदि आप बुरा काम करेंगे तो फिर नरक में जाना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा, जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उस डर के कारण भी व्यक्ति है वो धार्मिक मूल्यों के अनुसार, सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करता है। जाति है यह व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण करने का सशक्त अनौपचारिक अभिकरण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जातीय मूल्यों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। यदि जातीय मूल्यों के विरुद्ध कार्य करता है तो उसको जाति से बहिष्कार किया जा सकता है, वहाँ से निकाला जा सकता है। विश्वास व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण का महत्वपूर्ण आधार है। इसमें सबसे पहला अलौकिक शक्ति में विश्वास, सर्वशक्तिमान परमात्मा में विश्वास भी। यदि हम कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो ये दूसरे ये कहेंगे भी हम अपराध करते हुए उस ऊपर वाले की नज़र से बच नहीं सकते, उस अलौकिक शक्ति की नज़र से हम बच नहीं सकते। तो उस डर के कारण व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करेगा। पुनर्जन्म का सिद्धांत यह मानता है कि यदि इस जन्म में हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो अगले हमें अच्छा जन्म मिलेगा। तो इसके साथ साथ स्वर्ग नरक का विश्वास है, वो भी व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यदि अच्छा कार्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और बुरा कार्य करेंगे तो नरक में जाएंगे। ऐसी विचारधाराएं प्रचलित है। देवी देवताओं में विश्वास, प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न देवी देवताओं को आराध्य मानता है, उसकी पूजा अर्चना करता है, उनमें विश्वास करता है। तो कोई भी कार्य वो ऐसा नहीं करता जिससे उनके जो आराध्य देवी देवता है वो नाराज हों, क्योंकि यदि वो नाराज हो गए तो उनका प्रकोप झेलना पड़ेगा। तो इस डर से व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। आत्मा में विश्वास, व्यक्ति आत्मा और परमात्मा में विश्वास रखता है, इसीलिए वो अपने आत्मा को, अपने आप को दूषित नहीं करना चाहता। तो विश्वास है ये व्यक्ति के ऊपर व्यवहार पर नियंत्रण रखने के अद्भुत साधन है। विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का तात्पर्य होता है एक नज़रिया। विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण करते हैं, जैसे पूंजीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। भारतीय जो समाज है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, जैसे अहिंसा, सत्य, त्याग, तपस्या, बलिदान, इन सिद्धांतों का पालन करता है। तो ये विचारधाराएं, अब कोई भी व्यक्ति है वो यदि हिंसा करता है, मारपीट करता है, हिंसक है,
या फिर वो झूठ बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति को विशेषकर भारतीय समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, क्योंकि हम गांधीवादी विचारधारा के समर्थक हैं। तो विचारधाराएं भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। इसके साथ साथ सुझाव भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये सुझाव विभिन्न माध्यमों से व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, नेट, व्हाट्सएप, पुस्तक, साहित्य आदि के माध्यम से हमारे तक पहुंचते हैं। विभिन्न जिनको हम आदर्श मानते हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन लोगों के सुझाव, इन लोगों के विचार हमारे तक पहुंचते हैं और फिर उन्हीं विचारों के अनुसार, उन्हीं सुझावों के अनुसार हम अपने आप को ढालते हैं। जनरीतियाँ, लोकाचार, परंपराएं व प्रथाएं, ये सामाजिक नियंत्रण के बहुत सशक्त अभिकरण हैं। इनका एक एक करके बताते हैं। जनरीतियाँ क्या होती है? जो दैनिक व्यवहार के प्रतिमान है। भी जनरीतियों का तात्पर्य ये है कि वो रीतियाँ जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और वो हमारी आदत बन गई है और हम उनके विरुद्ध नहीं जा सकते, और यदि हम उनके विरुद्ध जाएंगे तो वो अच्छा नहीं माना जाता। जैसे महिलाएं हैं, वो धूम्रपान नहीं करती, और यदि महिलाएं धूम्रपान नहीं करती, ऐसे कोई नियम नहीं है, बल्कि एक आदत बन गई है, एक परंपरा बन गई है। और जब महिलाएं यदि धूम्रपान का कार्य करने लग जाए तो वो सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध माना जाता है, फिर अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह से शराब पीना है, महिलाएं शराब भी नहीं पीती, और यदि ऐसा काम शुरू कर दें तो वो सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध माना जाएगा। तो जनरीतियाँ व्यक्ति के वो स्वभाव है जो बार बार प्रयोग करने के कारण उनकी आदतें बन जाती हैं। लोकाचार जनरीतियाँ ही हैं, परंतु ये समाज के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोकाचार या मोर्स का मतलब मोरल वैल्यूज, ये हमें ये बताते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब लोकाचार हमें गलत कार्य करने से, अनैतिक कार्य करने से रोकता है। परंपराएं जनरीतियाँ और लोकाचार ही हैं जो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। प्राचीन समय से चली आने के कारण, दीर्घ काल से चली आने के कारण वो परंपराएं हैं, उनका पालन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनका पालन पूर्वज भी करते आ रहे थे और पूर्वजों के बाद हम उनका पालन करें। यदि हम उनका पालन नहीं करते हैं तो फिर क्या माना जाता है कि ये सामाजिक मूल्यों का पालन नहीं कर रहा है और लोगों के द्वारा उनको अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता। इसी तरह से प्रथाएं क्या है? प्रथाएं भी एक तरह की परंपराएं हैं। प्रथा किसे कहते हैं? जो समाज में लंबे समय तक चली आ रही है, अर्थात जो जनरीतियाँ, जो लोकाचार लंबे समय से यदि चला आ रहा है तो वो फिर प्रथा का रूप धारण कर लेता है। जैसे दहेज प्रथा है, तो दहेज प्रथा क्या आज से थोड़ी चली आ रही है, बहुत लंबे समय से ये एक आदत बन गई, लोगों की जनरीतियाँ थी, क्या अच्छा क्या बुरा इन पर आधारित थी, और आज यह एक प्रथा बन चुकी है, यह एक परंपरा बन चुकी है। इसी तरह से शादी की प्रथा जो है, लड़की है वो शादी के पश्चात लड़के के घर आकर रहेगी, या हिंदुओं में मृत्यु के पश्चात जो शरीर है उसको जलाया जाता है, मुस्लिमों में उसको दफनाया जाता है। तो ये प्रथाएं बन गई। तो ये प्रथाएं हैं, ये अलिखित होती है, परंतु इनका पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरण किया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित तो होती रहती है और लोग उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि उल्लंघन करते हैं तो उनको समाज विरोधी माना जाता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार, जनरीतियाँ, लोकाचार, परंपराओं व प्रथाओं के विरुद्ध नहीं करता है। तो ये सामाजिक नियंत्रण के सशक्त अभिकरण है। फैशन सामाजिक नियंत्रण का अद्भुत साधन है। लड़के हैं तो उनको किस तरह का पहनावा रखना है, कैसा फैशन करना है, लड़कियां हैं उनको किस तरह का फैशन रखना है। भारतीय संस्कृति में पहनावा या फैशन क्या है, पश्चिमी संस्कृति में पहनावा या फैशन क्या है। यदि पश्चिमी संस्कृति जैसा पहनावा हम भारत के अंदर करते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसको फूहड़पन माना जाता है, दिखावटी माना जाता है, अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता। तो इसीलिए व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुसार फैशन करता है। पब्लिक ओपिनियन, जनमत का मतलब किसी एक विचार पर एकमत होना सभी को। तो जनमत के विरुद्ध कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है, क्योंकि यदि जनमत के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसकी सार्वजनिक रूप से आलोचना की जाएगी, उपहास का पात्र बनेगा, उसको दंडित भी किया जाएगा और समाज में उसका मान सम्मान है वो कम होगा, उसे अनैतिक और समाज विरोधी माना जाएगा। इसीलिए व्यक्ति समाज के विरुद्ध या जनमत के विरुद्ध कार्य नहीं करता है। तो जनमत व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। हास्य व उपहास, सारा दिन व्यक्ति कार्य करता है, मानसिक रूप से थक जाता है, तो मनोरंजन करने के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए वो हंसी मजाक करता है।
तो यह हंसी मजाक ये व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि हंसी मजाक करने के पश्चात उसका माइंड फ्रेश हो जाता है। दूसरी बात, व्यक्ति जब समाज विरोधी कार्य करता है तो दूसरों के उपहास या मजाक का पात्र भी बनता है। तो दूसरों के मजाक का पात्र न बने, लोग उसकी खिल्ली न उड़ाए, मजाक न उड़ाए, इसलिए वह समाज के विरुद्ध कार्य करता ही नहीं है। तो ये उपहास और हास्य ये व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। कला और साहित्य सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन हैं। साहित्य, रामायण, महाभारत, वेद, गीता, बाइबल, कुरान, इनमें लिखा हुआ है कौन कौन से सामाजिक मूल्य हैं, व्यक्ति को किन मानवीय मूल्यों का पालन करना है, और उन्हीं के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार को ढालता है। इसी तरह से विभिन्न तरह की कलाकृति की हुई है। विभिन्न युगों में, प्राचीन कालों में साहित्य और संस्कृति से संबंधित कलाकृति की हुई है। वो कलाकृतियाँ उस समय के साहित्यिक और नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करती है। तो उन्हीं से व्यक्ति सीखता है और उन्हीं के अनुरूप व्यक्ति व्यवहार करता है। सामाजिक मूल्य और आदर्श है, ये व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के अनौपचारिक साधन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उन सामाजिक मूल्यों, सामाजिक नियमों के विरुद्ध, सामाजिक आदर्शों के विरुद्ध कार्य नहीं करता है, और यदि ऐसा करता है तो उसे समाज विरोधी मानकर समाज के द्वारा उसे दंडित भी किया जाता है। तो ये सामाजिक मूल्य जो नियंत्रण है उनके अनौपचारिक साधन थे। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन कौन से हैं, सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन या अभिकरण कौन से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक व अनौपचारिक अभिकरण में क्या अंतर है, उनके बारे में बताइएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर हम देखते हैं तो औपचारिक नियंत्रण का स्रोत है वो क्या है, राज्य या सरकार होती है। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण का सोर्स कौन सा होगा, वहाँ समाज, समुदाय होगा। देखिए औपचारिक नियंत्रण में जो नियंत्रण का स्रोत राज्य या सरकार, तो वहीं अनौपचारिक में नियंत्रण का स्रोत समाज या समुदाय। नियम निर्माण के आधार पर, औपचारिक जो नियंत्रण है उसमें नियमों का निर्माण राज्य या सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि अनौपचारिक जो नियंत्रण के साधन, अनौपचारिक नियंत्रण है उसमें नियमों का निर्माण स्वतः आपसी अंतः क्रियाओं के कारण होता है, समाज या समुदाय के द्वारा होता है। स्वतः निर्माण, ऑटोमेटिक फॉर्मेशन। जो औपचारिक नियंत्रण है इनको निर्मित करना पड़ता है, राज्य या सरकार के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। जबकि अनौपचारिक जो नियंत्रण है, नियंत्रण के साधन है, उनका निर्माण नहीं किया जाता, वो आपसी अंतः क्रियाओं के द्वारा धीरे धीरे स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। जैसे परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, इनको निर्माण थोड़ी किया गया है, कानूनों का तो निर्माण किया गया। संविधान की धारा 14 में क्या है, 15 में क्या है, 370 में क्या है, 376 में क्या है, 377 में क्या है, तो इनका तो निर्माण किया गया। परंतु जो प्रथा है, परंपरा है, लोकाचार है, सामाजिक मूल्य, ये अपने आप ही धीरे धीरे विकसित हुए हैं बाह्यता के आधार पर। सामाजिक नियंत्रण है वो बाहरी होते हैं, वो जो औपचारिक नियंत्रण है वो बाहरी है, व्यक्ति के बाह्य पक्ष पर नियंत्रण करता है। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण व्यक्ति के आंतरिक पक्ष पर, जैसे लोकाचार, प्रथाएं, परंपराएं, इनको व्यक्ति आत्मा से स्वीकार करता है, आत्म नियंत्रण के साधन है। और जो कानून, पुलिस, ये बाह्य नियंत्रण के साधन है। एक बाध्यता के आधार पर भी आप लिख सकते हैं भी, जो औपचारिक नियंत्रण है वो बाध्यकारी होता है, उसमें उन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, परंतु अनौपचारिक नियंत्रण बाध्यकारी नहीं होता है, यह आत्म नियंत्रण का साधन होता है। इसे व्यक्ति बाध्य होकर इनका पालन नहीं करता है, बल्कि अपनी इच्छा से इनका पालन करता है। दंड की कठोरता के आधार पर औपचारिक नियंत्रण है वो, उसमें दंड है वो कठोर मिलता है, उसमें मृत्यु दंड तक दिया जाता है, उसमें आजीवन कारावास दिया जाता है, उसमें जुर्माना लगाया जाता है, उसमें शारीरिक दंड दिया जाता है। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण है, अनौपचारिक नियंत्रण में दंड कम दिया जाता है, कठोर दंड इसमें नहीं दिया जाता, इसमें बहिष्कार किया जा सकता है, इसमें निंदा की जा सकती है, मतलब इसमें सामाजिक अपमान किया जाता है। दंड की समरूपता के आधार पर, जो औपचारिक नियंत्रण है उसमें सिमिलरिटी होगी, एक ही कानून का उल्लंघन करने पर कितने व्यक्ति हो चाहे समान सजा मिलेगी। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण में दंड की समरूपता या समानता नहीं होती, किसी समाज के द्वारा उसको डांट फटकार कर छोड़ा जा सकता है, तो वहीं पर दूसरे समाज के द्वारा उनको बहिष्कार किया जा सकता है, उनको अपनी जाति या समुदाय से बेदखल किया जा सकता है। तो इसमें अनौपचारिक नियंत्रण में समरूपता नहीं होती। दंड के प्रभाव के आधार पर इफेक्टिवनेस ऑफ पनिशमेंट,
औपचारिक नियंत्रण में दंड का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि इसमें कठोर दंड दिया जाता है, तो दूसरे व्यक्ति उस दंड के डर से वो कार्य नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया, दामिनी केस के अंदर क्या हुआ, जो दामिनी के हत्यारे थे उनको मृत्यु दंड दिया गया, तो दूसरे लोगों में एक दहशत फैली, उसका प्रभाव दूर तक गया। इसके अलावा मान लीजिए किसी ने चोरी की है और उस समाज के लोगों ने उसको डांटा फटकारा या उसको सरेआम जूते मारे गए, तो उसका प्रभाव थोड़ी दूर तक होगा, कम प्रभाव होगा। तो औपचारिक नियंत्रण है, उसका प्रभाव अधिक होगा, उसमें दंड का प्रभाव अधिक होगा, दूर तक होगा, विस्तृत होगा। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण में दंड का प्रभाव कम होगा। दंड की सीमा के आधार पर औपचारिक नियंत्रण में दंड की सीमा निश्चित होती है, कौन सी धारा का उल्लंघन करने पर क्या सजा मिलेगी निश्चित होती है। परंतु अनौपचारिक नियंत्रण में दंड की सीमा निश्चित नहीं होती, उसमें किस अपराध के लिए क्या सजा मिलेगी ऐसा कोई निश्चित नहीं होता। नियंत्रण के साधन के आधार पर औपचारिक नियंत्रण के साधन कौन से हैं? कानून, राज्य सरकार, अदालत, पुलिस, पुरस्कार, दंड आदि। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण के साधन कौन से हैं? विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं, जाति, धर्म आदि। तो इनके जो साधन है उनका यहाँ पर लिखना है। परिवर्तनशीलता के आधार पर औपचारिक नियंत्रण है, उन औपचारिक नियंत्रण के साधन है उनका निर्माण किया जाता है, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उनका निर्माण किया जा सकता है। जैसे किया जाता है, जैसे कानून है, कानून का निर्माण उस समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उस समय के नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें परिवर्तनशीलता, इसे आसानी से जल्दी से बदला जा सकता है। तो औपचारिक नियंत्रण परिवर्तनशील के साधन परिवर्तनशील होते हैं, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण के साधन रूढ़ियों, प्रथाओं, परंपराओं, विश्वास पर आधारित होने के कारण ये परिवर्तनशील नहीं होते, या विश्वास, प्रथा, परंपराओं में इतना आसानी से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो औपचारिक नियंत्रण के साधन परिवर्तनशील होते हैं, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण के साधन है वो अपरिवर्तनशील होते हैं। नियंत्रण की विधि के आधार पर, नियंत्रण की विधि का मतलब कैसे नियंत्रण किया जाएगा। तो औपचारिक नियंत्रण है, उसमें मृत्युदंड देकर, आजीवन कारावास देकर, चेतावनी देकर, या फिर उनको कठोर शारीरिक कारावास की सज़ा सुनाकर उसको नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाती है। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों में व्यक्ति को बहिष्कार कर दिया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया, उसको बेदखल कर दिया, या दंड दे दिया, या हल्की फुल्की कुटाई पिटाई कर दी। तो इस तरह से सामान्य दंड के द्वारा उसको नियंत्रण स्थापित किया जाता है। औपचारिक नियंत्रण के साधन व्यक्ति के बाह्य पक्ष से संबंधित है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण के साधन व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से संबंधित है। महत्व के आधार पर आधुनिक समय में आधुनिक और जटिल और बड़े समाज के अंदर औपचारिक नियंत्रण के साधनों का अधिक महत्व है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है, लोगों के अवैयक्तिक संबंध है, लोगों के आपसी संबंध है वो औपचारिक है, तो उसमें औपचारिक नियंत्रण के साधनों का महत्व अधिक हो जाता है। उन्हीं साधनों के द्वारा उनको नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि आज के समय में प्रथाओं, परंपराओं से नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता, जबकि सख्त कानून के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो वर्तमान समय में औपचारिक नियंत्रण के साधनों का महत्व अधिक है, जबकि प्राचीन समाज में अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों का महत्व अधिक था। आधुनिकता या परंपरागतता के आधार पर, मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनलिटी, जो नियंत्रण के औपचारिक साधन हैं वो आधुनिक हैं, आधुनिक समय में प्रभावी या आधुनिक समय में उनका महत्व है, जबकि नियंत्रण के अनौपचारिक साधन जैसे प्रथाएं, परंपराएं, विश्वास, सामाजिक मूल्य, आदर्श है, ये परंपरागत हैं, प्राचीन समय से संबंधित है। न्याय की तीव्रता के आधार पर औपचारिक अभिकरण के साधन है, इसमें न्याय में बहुत समय लगता है। जैसे मान लीजिए दामिनी के केस का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो लगभग 12 साल लगे सज़ा मिलने में, जबकि जो अनौपचारिक अभिकरण है उसमें तुरंत सज़ा मिलती है। जैसे मान लीजिए हम घर में हैं, घर में हमने छोटे भाई या बहन के थप्पड़ मारा या उसकी पिटाई की, तो कितनी देर में सज़ा मिलेगी? जब तक पापा घर नहीं आएंगे। पापा घर आते ही तुरंत न्याय हो जाएगा, है ना। जबकि हमने पड़ोसियों के साथ मारपीट की और वो कोर्ट में केस चल पड़ा, तो उसमें पता नहीं 10 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? औपचारिक नियंत्रण के साधन में उसमें न्याय है, उसमें देरी होती है, समय लगता है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण के साधन है उसमें न्याय तुरंत मिलता है। लिखित व अलिखित, अनौपचारिक नियंत्रण के जो साधन है वो लिखित में होते हैं, कानून है, राज्य है, संविधान है, सजा है, कारावास में कौन
क्या क्या व्यक्ति के अधिकार हैं, क्या कर्तव्य, ये सब कुछ लिखित में होते हैं। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण के साधन अलिखित होते हैं। प्रथाओं, परंपराओं, विश्वासों, जाति, धर्म, इनका लिखित में वर्णन नहीं होता है। सामाजिक मूल्यों के आधार पर नियंत्रण के औपचारिक साधन है वो कानूनी मूल्यों से संबंधित है, जबकि नियंत्रण के अनौपचारिक साधन है वो सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। तो ये थे इनमें अंतर, औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों में अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल। तो ये हरियाणा के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा जाएगा, उसमें सिर्फ औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के साधन ही पूछे जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर टाइप्स करते हैं, चेतन व अचेतन। चेतन का मतलब कॉन्शियस, जिनका पालन हम सचेत होकर करते हैं, भी वो नियंत्रण के साधन जो चेतन अवस्था में हम उनका पालन करते हैं वो चेतन नियंत्रण के साधन। और जिनका अचेतन अवस्था में, मतलब जिनकी हमें आदत पड़ गई है, बार बार वो करने के कारण हमें आदत पड़ गई है, जब वो हम काम करते हैं तो हमें उसका एहसास नहीं होता, वो अचेतन नियंत्रण के साधन है। तो चार्ल्स कुल्ले व एल बनार ने नियंत्रण के जो साधन है उसको चेतन और अचेतन दो अवस्थाओं में बांटा है। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, आपने गाड़ी चला रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगा रखा है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, तो वो चेतन प्रयास होगा, आप तुरंत लगाएंगे, पुलिस वालों को देखते, या घर से चलोगे तो लगा कर चलोगे। इसके साथ साथ आप मान लीजिए जूते जुराब पहनते हैं, कपड़े आप पहनते हैं, तो आपको पता है कौन सा कपड़ा कहाँ पहनना चाहिए, वहीं पहनते हैं। जुराब, आप जूतों की कभी ऐसी गलती की है भी पहले जूते पहन लिए उसके बाद जुराब पहन रहे हैं, तो वो अचेतन है। अचेतन का मतलब वो बार बार हम कर रहे हैं, तो बार बार करने के कारण हमारी आदत बन गई, अभ्यस्त हो गए। जो आदत बन जाने के कारण जिन नियमों का पालन हम करते हैं तो वो अचेतन हो गए, और जागरूक होकर जिनका पालन करते हैं वो चेतन हो गए। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष के आधार पर कार्ल मानहीम ने जो नियंत्रण के प्रकार हैं वो दो प्रकार बताए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष नियंत्रण साधन वो होते हैं जो प्रत्यक्ष रहने वाले लोगों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जैसे परिवार, पड़ोस, दोस्त, खेल समूह, अध्यापक। इनके द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाएगा वो प्रत्यक्ष कहलाएगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होते हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रहने वाले लोगों के द्वारा, अप्रत्यक्ष रहने वाली संस्थाओं समूह के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाएगा वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है। सकारात्मक व नकारात्मक। किम्बाल यंग ने नियंत्रण के दो प्रकार बताए हैं, पॉजिटिव व नेगेटिव। सकारात्मक नियंत्रण वो नियंत्रण होता है जो व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि नकारात्मक नियंत्रण वो होता है जो व्यक्ति को कुछ न करने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक नियंत्रण में व्यक्ति के कार्य की प्रशंसा की जाती है, जैसे शाबाशी देना, बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड देना, बेस्ट राजनेता का अवार्ड देना, बेस्ट टीचर का अवार्ड देना। तो ये सकारात्मक नियंत्रण है। फिर व्यक्ति उनसे प्रेरित होकर निरंतर अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। दूसरा नकारात्मक नियंत्रण में इन्होंने ये बताया कि कोई गलत कार्य करता है तो उसको दंड दिया जाता है, और उस दंड के डर से वो व्यक्ति वैसा कार्य नहीं करता है, दूसरे लोग भी वैसा कार्य नहीं करते हैं, तो वो नकारात्मक नियंत्रण है। इसके पश्चात संगठित, असंगठित व सहज नियंत्रण। इसका मतलब ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑटोमेटिक कंट्रोल। ये गुरविच तथा मूर थे। ये सोशोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। भी ये पूछ ले कार्ल मानहीम ने सामाजिक नियंत्रण के कितने प्रकार बताए, तो दो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। किम्बाल यंग ने कितने बताए, दो, सकारात्मक व नकारात्मक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संगठित, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या, तो योजनाबद्ध तरीके से। ये एक तरह का औपचारिक है, जब विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, जैसे पुलिस, कानून, राज्य सरकारें, उन संस्थाओं के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाएगा उसको संगठित नियंत्रण कहा जाएगा। और जो नियंत्रण का विभिन्न संस्थाओं, औपचारिक संस्थाओं के बजाय अनौपचारिक संस्थाओं के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, जैसे प्रथाएं, परंपराएं, विश्वास, धार्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, इन मूल्यों के आधार पर जो नियंत्रण स्थापित किया जाएगा या अनौपचारिक नियंत्रण स्थापित किया जाएगा उसको असंगठित, मतलब इसमें किसी तरह की कोई योजना, कोई विधि या कोई कर्म नहीं होता, तो उसको असंगठित नियंत्रण के साधन कहा जाएगा। और सहज नियंत्रण के साधन, व्यक्ति अपने अनुभव से स्वतः ही नियंत्रण रहता है, दूसरों को देखकर खुद ही अपने आप को नियंत्रित करता है, वो सहज नियंत्रण कहलाता है। तो गुरविच तथा मूर ने सामाजिक नियंत्रण को संगठित, असंगठित और सहज तीन भागों में बांटा है।
इसके पश्चात लेपियर कहते हैं सत्तावादी या लोकतांत्रिक, या इसको ये भी कह सकते हैं तानाशाही और लोकतांत्रिक नियंत्रण। जब ताना किसी एक व्यक्ति के द्वारा, एक समूह के द्वारा अपनी इच्छानुसार लोगों से काम करवाने के लिए उनको नियंत्रित किया जाता है तो उनको सत्तावादी या तानाशाही नियंत्रण कहा जाता है। जैसे उत्तरी कोरिया के अंदर किम जोंग के द्वारा जो एक तानाशाह है, उसका लोगों के ऊपर अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपने सत्ता के लाभ के लिए जो नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है, लोगों की भावनाओं और इच्छाओं को जब दबाकर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा तो उसको सत्तावादी नियंत्रण कहा जाता है। लोकतांत्रिक नियंत्रण वो होता है जो लोगों को समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, अधिकारों और कर्तव्यों की भावना को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक विधि के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, उसको लोकतांत्रिक नियंत्रण कहेंगे। या सीधा हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से जो नियंत्रण स्थापित किया जाएगा वो लोकतांत्रिक नियंत्रण, और तानाशाही या स्वेच्छाचारिता है, निरंकुशता के साथ जो नियंत्रण स्थापित किया जाएगा वो सत्तावादी नियंत्रण कहलाता है। ये हमने आपको बताई दिया। अभी औपचारिक साधनों के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाएगा वो औपचारिक नियंत्रण कहलाता है, जिसमें कठोर दंड की व्यवस्था होती है। इसमें नियम और कानून लिखित में होते हैं जिनका निर्माण राज्य और सरकारों के द्वारा किया जाता है और राज्य और सरकारों के द्वारा उनका पालन भी करवाया जाता है। और ये औपचारिक नियंत्रण है, ये बाध्यकारी होते हैं, मतलब व्यक्ति को इनका पालन करना जरूरी होता है। यदि व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है तो उल्लंघन करने वाले को सरकार के द्वारा, विभिन्न औपचारिक संस्थाओं के द्वारा दंडित भी किया जाता है। तो वहीं पर अनौपचारिक नियंत्रण के साधन वो साधन होते हैं जिनका समाज के द्वारा, सामाजिक मूल्यों के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रथाओं के द्वारा, अलिखित जो सामाजिक मूल्य उनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड नहीं दिया जाता, उसका हल्का फुल्का बहिष्कार या अपमानित उसको किया जाता है। इसमें भी पुरस्कार और दंड दोनों की व्यवस्था की जाती है। यह परंपरागत समाज की एक विशेषता है। तो इनका हमने आपको पहले ही बता दिया था। हरियाणा यूनिवर्सिटी में औपचारिक और अनौपचारिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से कीजिएगा। सेल्फ असेसमेंट सेशन में हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर डालना है भी, समाज शास्त्र में सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले प्रयोग कब, किसने और किस पुस्तक में किया। पहला क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण क्या है, 2 नंबर का आ सकता है। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मल सोशल कंट्रोल या इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है। औपचारिक नियंत्रण किसे कहते हैं, अनौपचारिक नियंत्रण किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सामाजिक नियंत्रण की कोई 2 विशेषताएं बताइए या कोई एक परिभाषा बताइए। औपचारिक नियंत्रण के साधन बताओ। औपचारिक नियंत्रण के कौन से हुए, इसमें आपको सीधा लिखना है, जैसे कानून हो गया, राज्य हो गया, सरकार हो गया, संविधान हो गई, इन बात पुरस्कार, दंड, इनको लिखना है। अनौपचारिक नियंत्रण के साधन प्रथाएं, परंपराएं, विश्वास, धर्म, जाति, ये आपको बताने हैं। सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 या 3 आप वहां पर लिख सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण क्या है, सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं बताइए, 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सामाजिक नियंत्रण क्या है, सामाजिक नियंत्रण के महत्व बताइए, सामाजिक नियंत्रण के कार्य बताइए, सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य बताइए, सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकताएं बताइए। एक ही बात है, तो ये क्वेश्चन भी 16 नंबर का आ सकता है। सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक नियंत्रण के साधनों या अभिकरणों को बताइए। यदि ये पूछ ले तो आपको दोनों बताने हैं इसमें, औपचारिक और अनौपचारिक। यदि ये पूछ ले सामाजिक नियंत्रण क्या है, सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक अभिकरणों को बताइए, फिर आपको केवल फॉर्मल या औपचारिक बताने होंगे। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ बताते हुए औपचारिक व अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों में अंतर स्पष्ट करें। तो अर्थ भी बताना है, परिभाषाएं भी देनी है और इसमें दोनों में अंतर भी आपको बताना है। या सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 16 नंबर का, सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक व अनौपचारिक साधनों में अंतर स्पष्ट करें, या सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार बताइए। तो ये पूरा टॉपिक था। किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।